इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार, भावनाएं और अभिव्यक्तियां पूर्णतः वक्ता के व्यक्तिगत विचार हैं। पॉइजन की बात, जो जहर देने की बात है, वो तो ओशो ने बहुत प्रवचनों में कहा कि मुझे अमेरिकन जेल में, ओक्लाहोमा की जेल में ये थैलियम पॉइजन दी गई थी और वो धीमा असर करने वाली अनडिटेक्टेबल पॉइजन थी। वो उसका पता लग गया था कि वो नहीं चाहते कि भारतीय लोग अधिक संख्या में यहाँ आए। क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि उन्होंने आश्रम को रिजॉर्ट बना दिया। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका स्वागत है स्वामी योग के साथ अनसुनी बातों का ये दूसरा एपिसोड। और आज अध्यात्म जगत के सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्व यानी ओशो रजनीश के डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी चैतन्य कीर्ति जी हमारे साथ हैं। तो आइए इनकी अनसुनी बातों की यात्रा प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी, कल प्रोग्राम के अंदर भी मैंने इस बात का उल्लेख किया और आपसे जब वार्तालाप हो रहा था कि ओशो देशना, ओशो चेतना, ओशो के साहित्य पर जितना भी कार्य हुआ है ये बहुत सौभाग्य की बात है। उसमें से 40-50% से ज़्यादा का आपका खुद का स्वयं का योगदान है और आप एक ऑथेंटिक, ऑथोराइज्ड और जिसको कहते हैं कि ओशो द्वारा चिन्हित वो व्यास हैं जिन्होंने ये कार्य किया। इतना कार्य करने के बाद जब आप विवेक रत्न से आप सम्मानित हैं, विवेकानंद संस्था में हैं, तो ओशो और विवेकानंद को आप कहाँ इनका समन्वय कैसे करना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जहाँ जो कार्य विवेकानंद ने जहाँ छोड़ा जी, उससे आगे ले जाने का, और जो उस समय संदर्भ में बातें नहीं बैठ रही थी जी, उनको वापस संदर्भ देना और उसको गतिमान करना, जी, उसको जेट स्पीड देना ओशो ने किया। और ये एक बुद्ध पुरुष में ही ये वो होता है जो कर पाता है, जो पूरी समष्टि का दर्शन जानता है, समग्र मनुष्य का दर्शन जानता है। तो ओशो से तो ये ओशो कहते हैं कि मेरे भीतर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों हैं। वो चाहते थे कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे विवेकानंद पैदा हो, सैकड़ों की संख्या में। बिल्कुल, जैसे विवेकानंद जी का स्वप्न था कि मुझे 100 लोग चाहिए। 100 लोग कौन? जो उनके ही स्तर पर उस ढंग से ही बात कर पाए, जो उसी ज्योति का प्रकाश बांट रहे हैं जी। ऐसे ओशो ने भी कहा कि मैं गांव-गांव घूमूंगा, यहाँ वहाँ जहाँ जिनकी आंखों में भी ज्योति जल सकती है, मैं उन पर काम करने को तैयार हूँ। सिर्फ ये देश, इस देश में वो तरंगें विद्यमान हैं जी, सदा से हैं, वो गई कहीं नहीं है। सिर्फ हमें जागना है और उनको अपने भीतर लेना है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उनके सामने एक और चुनौती ये थी कि लोगों को लगता था ये तो भारतीय धर्म से अलग ही कुछ बात कर रहे हैं, और वहाँ भ्रांति हुई, गलती हुई और ओशो को वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पर वो कभी इस बात को, इससे निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं, जैसे एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया जी, तो अब कोई भी व्यक्ति जाके घर में, किसी के घर में बिजली लगा के आ सकता है। ऐसे मैं ध्यान की विधियाँ दूंगा जो मेरे सन्यासी पूरी दुनिया में जाके उनका एक प्रकार से लोगों को संबोधन दे सकते हैं और बांट सकते हैं। और ये विधियां बांटने के लिए थी, बेचने के लिए नहीं। तो स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने इसमें मार्मिक चोट करने वाला शब्द प्रयोग किया है कि ये बांटने के लिए थी, बेचने के लिए नहीं थी। मैं उस पे आऊँगा कि जो आज जो हो रहा है ओशो कम्यून के अंदर, वो बड़ा ही देश के लिए और प्रबुद्ध लोगों के लिए चोट करने वाला है। परंतु जब हम ओशो के उस प्रवाह में चल रहे हैं और आपका 50 साल से ज़्यादा का एक विराट संन्यास्त जीवन है, आपने अपने आप को 100% समर्पित कर दिया गुरु चरणों में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा आपका एक आध कोई ऐसा संस्मरण अछूता जो कभी आपने ना भी कहा हो लेकिन आपको बिल्कुल वो सेंसिटिव कर देता हो, वो क्षण कोई ऐसा शेयर कर सके हमारे साथ? ऐसे तो बहुत क्षण हैं, पर मैं अक्सर जब ओशो से मिलता रहा संन्यास दीक्षा के बाद जी, तो मैं
ओशो के कार्य को ही सामने रखकर उनसे भेंट करता था। जी जैसे मैं उनकी पत्रिका का एक प्रकार से फाउंडिंग एडिटर हूँ। जी जब पत्रिका शुरू हो रही थी तो मैं ओशो से मिला तो उन्होंने कहा कि अब पटना छोड़कर यहाँ आ जाओ और यहाँ से रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर शुरू करना है। जी तब वो समझाते हैं कि इस आकार का पत्र होगा, पाक्षिक, उसके मुख्य पृष्ठ पर मेरा चित्र होगा अपना ओशो का। हाँ, पूरा उनको पता था कि उनके चित्रों का क्या मूल्य है जी। कैसे दूर से लटकी हुई ये तस्वीर उनकी आंखें किसी व्यक्ति को खींच लेती हैं। सत्य है। हाँ, और अंदर मेरा पूरा प्रवचन होगा, अनकटा पूरा समग्र प्रवचन, वर्ड बाय वर्ड, कोई इसमें एडिटिंग नहीं। और हमारे केंद्रों की गतिविधियाँ, आश्रम की गतिविधियाँ होंगी, ये कार्य तुम्हें करना होगा और साथ में कोई पुस्तक संपादन के लिए उठा लेना। संकलन संपादन से हमने ये कार्य शुरू किया। तो जब भी मैं बाद में कभी जाता तो मेरे कुछ प्रश्न होते थे तो मैं भूल जाता उनको देखते, वो मेरी ओर देखते मैं कुछ कह ही नहीं पाता। तो मैं कहता आप मेरी ओर से आंखें हटाएं तो मैं आपसे बात कर सकूं, मैं भूल ही गया हूं। तो वो कहें कि फिर एक बार मैंने कहा कि मैं तो लिख कर ही लाया हूं। तो हाँ, पढ़ो, पढ़ के सुनाओ जो पूछना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बस आखिरी बार था। 7 साल में कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उन्होंने कोई कहा होगा कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो। वाह वाह। मुझे जाना ही नहीं पड़ा उनके पास और उन्होंने पूरे भरोसे पे छोड़ दिया मेरे पर ये कार्य संपादन का। हाँ, फिर हम मिलते रहे, बार बार 15 दिन में एक बार मिल लेते थे। जब वो हमें ऊर्जा दर्शन देते थे जी, मुझे वो भी सौभाग्य मिला जब उनके निकट बैठ के लाइट बुझा दी जाती थी और वो अपनी ऊर्जा अपने अंगूठे से तीसरे नेत्र पर रख के उन्होंने बहुत बार दी और अनेक शिष्यों को दी। पर मेरे लिए वो एक प्रकार से उनके जैसे आपको प्लग कर दिया गया हो और आप उस ऊर्जा के माध्यम बन गए हैं। पर इसी बात से इसके पहले की एक मैं घटना सुनाता हूँ जी प्लीज। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र पर प्रवचनमाला शुरू की थी बॉम्बे में जी। उन उन दिनों मैं बॉम्बे में था और वो 1972-73 की बात है। तो पहला ही प्रवचन था और ओशो के आसपास एक अमृत अध्ययन मंडल, अमृत स्टडी सर्कल बना था। उसका शुल्क था 100 रुपया पूरे महीने का। जितने भी प्रवचन ओशो के होंगे उस 100 रुपये में आपका इतना ही शुल्क है बस। और 25-40 लोग बैठ सकते थे उनके आसपास सिटिंग रूम में। उनकी चेयर आ जाती थी। और तो पहला दिन था, मुझे जॉब दिया गया कि जो भी व्यक्ति अंदर आता है उसका एड्रेस नोट करूं, फ़ोन नंबर नोट करूं, ताकि पता लगे कि कितने लोग सदस्य बने आज अमृत अध्ययन मंडल के। तो मैंने वो किया और आके बैठ गए लोग। अब मैं उस द्वार पर खड़ा हूं जो रिसेप्शन वाला है फ्लैट के, उनके अपार्टमेंट के, और मुझे ओशो भी आके अभी बैठ गए। मुझे भाव जगा कि मेरी जगह कहाँ पर है, मैं यहाँ बैठूँगी कहाँ बैठूँ, ऐसे भीतर भाव आया। और मैंने देखा कि ओशो की एकदम चेयर के निकट एक व्यक्ति की जगह खाली है। वाह। मैं बिजली की भांति वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर उनके सामने बैठ गया और बैठते ही फिर उनका प्रवचन शुरू हो गया। और घंटा 1.5 घंटे के बाद प्रवचन पूरा हुआ। तो अब ओशो को तो कहीं जाना नहीं था, वो तो अपने घर में ही है, लोगों को भी उठ के जाना है। तो क्या हुआ कि एक एक करके लोग खड़े हो रहे हैं, ओशो को प्रणाम कर रहे हैं। ओशो एक हाथ से उनका आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं वहाँ बैठा ही उनके चरणों पर सिर रख दिया जी। क्योंकि ना मैं उठ सकता हूँ, क्यों बाधा बनूंगा, बैठे ही हूँ, इतने निकट बैठा हूँ कि मैं सिर ऐसे ही रख दूँ, और रख दिया मैंने। तो मेरी पीठ पर उनकी ये हाथ, एक हाथ जितनी कि पीठ की सुषुम्ना की है उतना उनकी रेस्ट करता रहा ऐसे। और दूसरे हाथ से सबको आशीर्वाद देते रह गए।
एक एक करके जैसे 5 मिनट 10 मिनट लगे हाँ। और जब तक वो आखिरी व्यक्ति निकल नहीं गया लेके, तब तक उनका हाथ मेरी पीठ पर ही ऐसे पड़ा रहा। अद्भुत। और इतनी ऊर्जा का प्रवाह था उसमें, सुषुम्ना में, कि मैं कई दिनों तक पीठ के बल सो ही नहीं पाया। ओहो। कि वो जब उसका ख्याल आए और वो वो चलता रहा। ये एक प्रकार से बिना प्लान किए, बिना निर्धारित किए कि ऐसा होने जा रहा है, तुम्हें प्रसाद मिल गया सहज ही, बिना बिन मांगे मोती मिले। तो वो मेरी भावना इतने बरसों तक, आज भी वो जब ख्याल आता है उस घटना का तो सिहर जाते हैं। वो ऊर्जा का प्रवाह, एक तरह से प्रबल वेग था ऊर्जा का, और वो पीछे वाली पीठ सेंसिटिव हो गई, मैं उसको छूने ना दूं धरती को, ऐसे ही लेटना पड़ा मेरे को वो दिनों तक। तो ये जो प्रसाद है ये अविस्मरणीय है। स्वामी जी, आप वो ऊर्जा जो आपने ग्रहण की, उस ऊर्जा का वर्तमान के इस क्षण में भी हम अनुभव कर रहे हैं। कल जब आप कार्यक्रम में इतने कई 100 लोगों के बीच थे, उपस्थित थे, और वो ऊर्जा का सब लोगों ने हमने अनुभव किया। और मैं तो बहुत सद्भाग्य हूँ कि आपने इन 2 दिनों के अंदर अनंत बार मुझे अपने गले से लगा करके जो वो ऊर्जा का एहसास दिलाया है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। और बड़े अहोभाव के साथ आपको नमन करते हुए कहता हूँ कि सौभाग्य हमारा कैसे सद्गुरु की ऊर्जा जिन्होंने प्राप्त की। परंतु एक असहज मैं जिज्ञासा करना चाहूँगा, प्रश्न नहीं। ऐसा देखा गया है बम्बई हाई कोर्ट के अंदर स्वामी जी, एक रिट पिटिशन है या केस है जिसमें वहाँ के डॉक्टर पूना के जो लास्ट क्षण में थे, उन्होंने इस तरह की रिट पिटिशन कर रखी है कि ओशो का अंतिम समय जो था वो नेचुरल डेथ नहीं थी, ओशो को पॉइजन दिया गया था। ये कोर्ट के अधीन मामला है, आप उसको पॉलिटिकली ना कहें कि सब्जेक्ट टू जुडिशरी में कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन कहूँगा कि इस चीज़ को आप ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो कुछ इस पे ऑथेंटिकली कह सकते हैं। मेरी अपनी भावना अलग है इस बात से कि ओशो ने देह छोड़ी उसके 9 महीने पहले उन्होंने बातचीत, प्रवचन, पब्लिक सार्वजनिक प्रवचन बंद कर दिए। अच्छा। अचानक ही बंद किए जी। और सिर्फ मौन में हमारे पास आके बैठने के लिए बुद्ध कक्ष में आते थे। तो उसी दिन, जिस दिन बंद किए, उन्होंने अपनी सचिव माँ आनंदो, जिसकी किताब अभी अभी आई है, उसमें बताया कि आज मुझे ऐसा कुछ हुआ है। और जैसे ओम का भी वो बना उनके तीसरे नेत्र पर, और ओम की आकृति बनी तीसरे नेत्र पर, और नाभि केंद्र पर एक झटका लगा ओशो को। तो उन्होंने उस संदर्भ में किसी और प्रवचन में कहा है कि जितना समय आप गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, उतना जब आप शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उसके पहले आपके नाभि केंद्र पर वो हलचल होती है। और तब आपको, किसी भी योगी को पता लग जाता है कि अब मेरे पास इतना समय बचा है। वो कैसे मृत्यु आएगी वो बात अलग है, कि पॉइजन से आती है या इससे आती है, उससे आती है, वो बात अलग है। नेचुरल है, अननेचुरल है, और नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनको पूर्वाभास उस दिन से हो गया और उन्होंने प्रवचन बंद कर दिए। इस बात को आनंदों ने इंटीमेट ग्लिम्पसेस, अंग्रेजी में किताब आई है, इस किताब को भी पूना के जो OIF ट्रस्टीज हैं वो छापने देने से रोक रहे थे। नहीं छापने दे रहे थे। तो अंततः वो जिस पब्लिशर को उसने भेजी थी छापने के लिए, वो डर गया कि इस किताब में कुछ ऐसा है जो छापूंगा तो पूना वाले मुकदमा ना कर दें या कुछ ना कर दें। पर एक साहसी पब्लिशर ने, विजडम ट्री ने उसको छापा, और वो आज बिक रही है, जो करंट मैनेजमेंट के खिलाफ जाती है। और वो ओशो की मीडियम है, आनंदो। करंट OIF के जो मेन पिलर्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं स्वामी अमृतो, ओशो का फिजिशियन, और स्वामी जयेश, माइकल ओबिर्न जो कि चेयरमैन हैं, वो इस किताब को छपने नहीं देना चाहते थे।
क्योंकि उससे उनकी सारी जो झूठ की दुनिया है उस पर एक प्रकार से टॉर्च लाइट पड़ती है। अच्छा। तो वो किताब छप के आ गई, अब वो कुछ नहीं कर सकते, आ गई है वो किताब, क्योंकि वो सत्य का गला दबा देना चाहते हैं। जो उसने कहा वो ओशो के साथ कार में बैठ के आ रही है, बुद्ध हाल का उनका प्रवचन पूरा हुआ और ओशो उसको ये बताते हैं। फिर इस बात को शून्यों ने भी डायमंड डेज विद ओशो में लिखा है। तो मैं तो वही वर्शन लेता हूँ जो ओशो से मुझे डायरेक्ट उनकी मीडियम से सुनने को मिला। बाहर की कल्पनाएं जो भी हैं, वो उनके इन्वेस्टिगेशन जो भी हैं, सत्य हैं नहीं हैं, उन पर मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी प्राथमिकता उसके साथ है जिसको सीधा ओशो से कुछ मिला है। पॉइजन की बात, जो जहर देने की बात है, वो तो ओशो ने बहुत प्रवचनों में कहा कि मुझे अमेरिकन जेल में, ओक्लाहोमा की जेल में ये थैलियम पॉइजन दी गई थी और वो धीमा असर करने वाली अनडिटेक्टेबल पॉइजन थी, वो उसका पता लग गया था। अंतिम दिन क्या हुआ उसका मैं चश्मदीद तो गवाह हूँ नहीं। बिल्कुल। तो एक जो भी कुछ कहता है मैं उस पर विचार जरूर करता हूँ। ये जो विवाद क्यों खड़ा हुआ उसका मूल कारण ये है कि मैंने एक किताब का संकलन किया था जिसका नाम है अल्लाह टू ज़ेन। और अल्लाह टू ज़ेन में एक शिवम सुवर्णा नाम की ब्रिटिश लड़की ने ये लिखा कि हमें सुबह ही पता लग गया था जब हम उठ के अपने कम्यून के रिसेप्शन वगैरह की सफाई करते हैं, तो हमें पूना से फ़ोन आ गया था कि ओशो ने शरीर छोड़ दिया है। अगर वो 8-9 बजे कर रहे थे सफाई, तो इसका मतलब है कि ओशो ने या भारत ने 12-1 बजे या किसी समय छोड़ा होगा। अब मैं उस समय मैंने भी बहुत सोचा नहीं, मैंने वो छाप दिया अपनी किताब में। अच्छा। उसका आर्टिकल संकलन जी, बहुत मित्रों के उनके इंटरव्यूज़ या कुछ है वो उस किताब में है, अल्लाह टू ज़ेन में। तो वो छाप दिया और किसी के ध्यान में आ गया, अरे यहाँ तो हमें बताया गया कि 5 बजे शरीर छोड़ा, और ये जब अगर 8-9 बजे आश्रम की सफाई में लगे हुए हैं तो तब 12-1 बजे का टाइम बनता है। तो हमसे पहले इंग्लैंड वाले लोगों को कैसे पता लग गया? तो तब से ये विवाद खड़ा हो गया। जुडिशरी तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मतलब क्रॉस क्वेश्चन करेगी कि ये चीज़ अगर है, ऑन रिकॉर्ड है, तो सचमुच में कहीं ना कहीं मुझे ये संभावना लगती है कि ये लोग, इनको पता था कि आज शरीर छूटने वाला है या छोड़ रहे हैं या कुछ भी, जो भी इनको डॉक्टर हैं हमारे, इनको ना पब्लिक के सामने क्या स्टेटमेंट देनी है जी, उसमें समय लगा होगा। ओके। क्योंकि अब ये इतना बड़ा अवसर है, आज जो कहेंगे वो हमेशा के लिए सत्य हो जाएगा लोगों के दिमाग में। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि काफ़ी सोच विचार के बाद अपना वो लेटर बनाया जो पब्लिक के सामने पढ़ सकें। वो अमृतो भी पढ़ रहा था बैठ के, उसको समय लगता है जब आप एडिट करते हैं, पूरा तो वो प्लान करना पड़ता है। तो इतना, जब आप ओशो को अटेंड भी कर रहे हैं बिल्कुल, और आप ये लिख भी रहे हैं, तो ये आप एक्सटेम्पोर तो नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें गैप तो है बातचीत में। वो गैप, आप बड़ा स्पिरिचुअली टोन से बोल रहे हैं कि ये विवाद तो है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा शुगर कोटेड तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता जिस चीज़ को मैंने आंखों से ना देखा हो। अच्छा, मैं ओशो प्रेमियों की तरफ से आपसे जिज्ञासा करूंगा कि ओशो की अंत्येष्टि में क्या सचमुच में जल्दबाजी की गई थी? He told me to go take me to Buddha Hall for 10 minutes। मुझे बुद्ध कक्ष में 10 मिनट के लिए ले जाओ और फिर बर्निंग घाट ले जाओ। ये भी डॉक्टर का वक्तव्य है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, जब शरीर छोड़ने वाले थे तो पूछा कि हम क्या करें, आपके जब देह मुक्त होते हैं आप, तो जस्ट टेक मी टू बुद्धा हॉल फॉर 10 मिनट्स एंड देन टेक मी टू द बर्निंग घाट। वो कह रहे हैं। अब इसको हम शक करना चाहें या हम सही मानना चाहें। स्वामी जी, ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पेपर पे है, मैं जो कोट कर रहा हूँ कि ओशो के अक्सर जो वो रोब पहनते थे वो नीट एंड क्लीन, ओशो सफाई के मामले में तो आप जानते हैं, पर इस पेपर पे मैंने स्वयं पढ़ा है कि कुछ वॉमिट जैसा पाया गया। हाँ, तो इसको आप कैसे? इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं तो इसका जो भी अर्थ जो
it is open to interpretation. स्वामी जी, you are direct disciple of our revered ओशो जी, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द अपना एक वजन रखता है, एक वर्चस्व रखता है। आप 100 वर्ष की आपकी आयु हो, जगत में नहीं भी रहेंगे तो यही वचन, यही स्टेटमेंट आने वाले हजारों सालों तक माना जाएगा कि आपके शब्द जो हैं उसको ही सत्य के तराजू में तोला जाएगा। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट पुटिंग एनी लोडेड स्टेटमेंट इन योर माउथ। आप अपने अंतर मन के जो भी ध्यान से आप बोलना चाहें, आपकी अंतरात्मा क्या मानती है? मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि जो भी हुआ, चाहे उनको इंजेक्शन दिया गया या कोई कुछ दिया गया, वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। सिर्फ ये, लेकिन आप मानते हैं कि विवाद है तो सही। विवाद तो है और इसलिए विवाद बना भी, और विवाद ज़्यादा बना इस कारण ओशो की मदर का जो पहला वाक्य था कि इन लोगों ने मेरे पुत्र को मार दिया है। बिल्कुल साउंड। अब ये नारी के हृदय की, माँ की और माँ भी संबोधि के कगार पर थी, इसलिए वहाँ माँ की भी समाधि है जो कि आज बड़ी मतलब ऐसे छोड़ी हुई है जैसे कोई हो ही नहीं। माता पिता की समाधि के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। आज विमल कीर्ति की समाधि, स्वामी आनंद मैत्रेय की समाधि के साथ भी वैसा ही, माँ आनंद सीता के साथ भी वैसा है। और यहाँ तो ओशो की ही समाधि को नकारा जा रहा है। स्वामी जी, अगर मैंने जैसे आपसे जिज्ञासा की है उस पॉइंट को ABCD में कनेक्ट करता हूँ, तो आपने जिन महानुभावों के नाम लिए जो अंतिम समय में ओशो के साथ हैं, तो वर्तमान के ओशो कम्यून में भी उनका अभी भी चल रहा है और जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई है उनके इशारे पे और उनके ही इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, क्या चाहते हैं वो? जैसे हम बात कर रहे थे कि डिसाइपल्स जो हैं वो जब ओशो के वचनों का इंटरप्रेट करते हैं जी, वो जो उन्हें सूट करता है वो करते हैं। और वो ऐसा हो रहा है कि वो नहीं चाहते कि भारतीय लोग अधिक संख्या में यहाँ आए। क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए कि उन्होंने आश्रम को रिजॉर्ट बना दिया जी। आज अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, ओशो इंटरनेशनल का नाम भी बदला उन्होंने, पहले था ओशो कम्यून इंटरनेशनल, अब आप द्वार पर लिखा देखते हैं ओशो इंटरनेशनल। और जब आप ओशो इंटरनेशनल को गूगल सर्च करते हैं तो आयरलैंड का एड्रेस मिलता है मालिकों का जी। तो वो अपनी मालिकियत को दूर बैठे हुए और प्रशासन को यहाँ चलाते हुए इसके साथ या इस तरह की आपको कोटेशंस देंगे, जो इस तरह के उदाहरण निकाल के देंगे आपको जिसमें सिर्फ उनका ही पक्ष उभर के आता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ओशो ने अंतिम दिनों में जैन प्रवचन दिए, इसमें कोई भक्ति का स्थान नहीं है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है। और इंडियंस तो भक्ति वाले लोग होते हैं, स्टूपिड इंडियंस, उनको तो धूप अगरबत्ती लेके आएंगे। मेरा उसके संबंध में विरोध ये है कि इंडियंस स्टूपिड नहीं हैं और वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है। आप जिस ढंग से जो देख रहा है कम्यून के प्रशासन को, जिस ढंग से उन्हें गाइड करेंगे वो वैसा करेंगे। आज आप भी अभी भी ऐसा हो रहा है कि आप 970 रुपये फीस लेते हैं अंदर आने की, तो वो देते हैं, लेकिन कोई धूप अगरबत्ती जलाते नहीं आते। वो जिस ढंग से तुम कहते हो कि धर्म बन जाएगा, और धर्म से ऐसी चिढ़ क्यों है तुम्हें, धर्म शब्द से ऐसा चिढ़ क्यों है तुमको? ओशो ने तो कहा कि मेरे पास तो, मैं सनातन काल से जो धर्म चला आ रहा है उसकी एक श्रृंखला में एक कड़ी हूँ। स्वामी जी, कल से हम इस विषय पर व्यक्तिगत भी चर्चा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि धनम मूलम धर्मम का जो ये शब्द है, सारा जड़ का जो कारण है, इसका विवाद का जो कारण है, वो जड़ में मुझे लगता है कि एक पैसा है। उनका इंटरेस्ट क्या पैसे में है? वो सिर्फ ओशो की चीज़ों को एनकैश करके उसको पदार्थ के रूप में देखते हैं। हाँ, मैं इसका चश्मदीद एक तरह से कम्यून में रहते हुए, क्योंकि मैं प्रकाशन से जुड़ा रहा हूँ जी, और ओशो से इंस्ट्रक्शन आती थी कि एक तो इसे कॉस्ट प्राइस पर बेचना है, साहित्य को हमेशा प्रॉफिट नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा, जब हम पूछते थे रॉयल्टी, तो कहते रॉयल्टी भी नहीं लेनी है, जो रॉयल्टी देना चाहे उसको कहो कि वो मेरे इसको प्रमोशन में लगाए। ठीक। रॉयल्टी मान लो 10% रॉयल्टी आती है जी, तो उस 10% को पब्लिशर को कहो कि विज्ञापन दे पेपरों में। ठीक है। तो
उनका वो नहीं था। पर इनके मुंह से जो अंग्रेज लोग हैं, जो विदेश से यूरोपियन लोग हैं, ये कहते थे ओशो डज नॉट नो अबाउट मार्केटिंग, ओशो डज नॉट नो अबाउट दिस, वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली एज मार्केटिंग। बट लीगली ये ऐसे कैसे हो गया कि ओशो भारत की संतान, भारत के पुत्र, भारत की संस्कृति विरासत के चलाने वाले वो, और उस पे राज कर रहा है अंग्रेज? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, वो उनके इरादे ऐसे ही होते हैं कि इसलिए उन्होंने ये किया कि पहले इन इंडियंस को डिवाइड कर दो, धीरे धीरे एक को निकालो, दूसरे को निकालो, तो इनकी संख्या कम हो जाए। डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल। पर जब कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो आप उस हथकंडे को अपनाते हैं जो हमेशा से टेस्टेड है, ये काम करता है कि अगर मुझे और सत्य वेदांत को लड़ा दो आपस में जी, कि वो उनकी साइड में बैठे हैं, मैं बाहर की साइड में बैठ जाऊँगा, ये होगा। या जैसे माँ नीलम को माँ जरीन से लड़ा दो आपस में, तो जेलसी को उकसा दो उनके भीतर, तो वो सब हुआ। और उसके कारण से कम्यून को नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो ओशो के द्वारा चुने हुए लोग थे 21 लोगों में, या उनके कोऑर्डिनेटर्स में, उनको धीरे धीरे करके रास्ता दिखा दिया गया बाहर का। किसी को प्रलोभन दे कि तुम जाओ इटली में जाके सेंटर चलाओ और फिर कभी अंदर नहीं आने देना, तुम जाओ अमेरिका में ये काम करके आओ, उसको अंदर नहीं आने देना जब लौटेगा वो। तो हम तो सोच रहे थे कि वो तो अमेरिका में काम करने गया व्यक्ति, या इटली में काम करना है, अब दोबारा उसको जगह ही नहीं अंदर रहने के लिए। तो धीरे धीरे इन्होंने फिजिकली जगह को भी हथिया लिया। अच्छा। और सारे जो पिलर्स थे, जो जैसे माँ आनंदो है, वो इन 3 लोगों में एक थी जिनका इन्होंने खुद ही जिक्र किया है कि जयेश वुड बी चेयरमैन, अमृता वुड बी वाइस चेयरमैन, एंड ओशो सेड आनंदो विल बी माय मीडियम। ये वो कह रहे हैं। हाँ, वो शरीर छोड़ने के वाले दिन। अब उसी आनंदों को अंदर रहने की जगह ही नहीं है। और मीडियम तो तुमसे आगे ही होगा ना। जो मीडियम का मतलब होता है कि जो ओशो की डायरेक्ट लाइन है वो दे रहा है, उसको तुम अंदर नहीं आने दे रहे। तो कहीं ना कहीं पैसा ही नहीं, सत्ता पर जो कब्जा है, एम्पायर पर जो कब्जा है और अपने अनुसार चलाने का ढंग है, उसकी जो मेल चौवनिस्टिक, मैं मेल चौवनिस्टिक इसलिए कह रहा हूँ कि ओशो ने प्रधानता महिलाओं को दी थी। बिल्कुल। अंतिम समय तक माँ प्रेम हास्या ओशो की अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी थी, माँ योग नीलम उनकी भारत के लिए सेक्रेटरी थी, और उसका दूसरा रोल था ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसकी और ज़्यादा भूमिका थी क्योंकि शी वॉज द ब्रिज बिटवीन द टू, एंड आल्सो ओशो सेक्रेटरी फॉर इंडिया। एंड उसके अलावा माँ जरीन थी, माँ शून्यो थी, नीलम थी, शून्यो थी, आनंदो थी, ये सारे लोग थे। वो सब आज कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत पहले हटा दिया गया। एक तो पुरुषों का राज आया, और दूसरा वो वेस्टर्न पुरुषों का राज आया जो कि टू मच मेल। जैसे हम कहते हैं ना, भारत को भारत माता कहते हैं, और जर्मनी वाले लोग फादरलैंड बोलते हैं। तो वो मेल माइंड है, मेल माइंड इज डोमिनेटिंग, और उससे कम्यून का बहुत नुकसान हुआ। हृदय वहाँ से गायब हो गया, और वो चाहते भी थे कि हृदय गायब हो ताकि उसको वो आश्रम को रिजॉर्ट बना लें, जो कि उन्होंने बना लिया। और आज जो जहाँ एनी गिवन टाइम 2-3,000 पीपल वर कमिंग, 2-3 हज़ार लोग हमेशा दिखते थे, वो आज 200 भी ढूंढना मुश्किल होता है। स्वामी जी, मैं बीच में इसलिए आपको रोक रहा हूँ कि कुछ ज़मीन कम्यून की एट प्रेजेंट बेची गई है, ऐसा अखबारों के माध्यम से पढ़ने में आया है, और वो किसी भारत के उद्योगपति से मेरे ख्याल से उनका व्यवहार चल रहा है। क्या आप इसमें फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे वो कौन है, वो ज़मीन क्यों बेची जा रही है, और लेने वाला कौन है? ऐसा उन्होंने कोविड के दौरान बेचने के प्रयास तो उनके 15 साल पहले से शुरू हो गए थे, जिनको हमने कहीं रोका भी, पता लगा जब भी। लेकिन कोविड एक ऐसा टाइम था जिसके सब लोग अपने अपने आइसोलेशन में थे जी, और ये भी लोग अपने आइसोलेशन में थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत चोरी चोरी अपनी सेटिंग कर ली। सेटिंग ये कर ली कि इनके पड़ोस में ही रहते हैं बजाज ग्रुप के मालिक राहुल बजाज, तो अब जा चुके,
उनके बेटे राजीव नयन बजाज रहते हैं। जी जी, राजीव नयन बजाज बहुत वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ, जैसे ओशो का जो जहाँ समाधि है वो 33 बंगला है जी, और 34 जो नंबर है और 35 नंबर है राजीव बजाज का है। ओके। तो उनको लगा कि सामने जो उस तरफ जो स्विमिंग पूल है, इनको लगा कि चलो इसको बेच डालते हैं, और खरीदार उनको पड़ोस में मिल गया। हालांकि दिखावे में उन्हें अतुल चौरड़िया और एक और कंपनी, अतुल चौरड़िया की ही कंपनी, उसने बिडिंग उनसे भी करवा ली कि ये दे रहा है 85 करोड़, ये दे रहा है 95 करोड़, और राहुल बजाज दे रहे हैं 107 करोड़, तो हम राहुल को देते हैं। अच्छा। और 50 करोड़ हमने एडवांस ले लिए। ये चैरिटी कमिश्नर को बताना पड़ता है। जी बिल्कुल, उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, पर बताया इस ढंग से कि सकाल नाम के पेपर में उन्होंने विज्ञापन दिया कि प्लाट नंबर 1516, नो ओशो नेम। नहीं तो यहाँ क्वेश्चन खड़ा हो गया स्वामी जी, ये मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहूँगा, हम इस देश में रहते हैं और मैं भुगत भोगी हूँ, तो इसमें सारी तंत्र भी मिला हुआ है। चैरिटी कमिश्नर से लेकर के हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें उनसे इन्वॉल्व है, रिश्वतखोरी हुई है इसमें। ये पूरी संभावना है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं। प्राइमा फेसी है, चैरिटी कमिश्नर हाउ ही कैन इस तरह से लूज काम कर सकता है। तो हमने इस पर प्रश्न उठाया, तो प्रश्न उठाने का अर्थ पता क्या निकला कि अच्छा अब हम रीबिड करा देते हैं, अगर आपको पहली प्रोसेस ठीक नहीं लगती। तो चैरिटी कमिश्नर ने कहा मतलब अब 107 करोड़ से ज़्यादा पैसे देने वाले को बुला लेते हैं, उनको पता है कि देने वाला कोई आएगा नहीं और ज़्यादा, बजाज ही लेंगे। ओशो तो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है स्वामी जी। राहुल नयन बजाज जी बजाज हमारे भारत रत्न जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जिस जगह समाधि होती है हिंदुस्तान के अंदर, वो जगह कभी कहीं घर नहीं बना था। हाँ। तो राहुल नयन बजाज जिस परिवार से आते हैं, उनके संस्कार तो हिंदू ही है ना, एंड ऑफ द डे सनातनी है वो। तो मैं उस पर व्यक्तिगत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस तरह का जो ये सौदा हुआ और इस तरह की लीपा पोती हुई है, ओशो के इतने प्रबुद्ध फॉलोअर्स हैं, प्रबुद्ध जुडिशरी में है, प्रबुद्ध हर जगह वर्ग है, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को उठाया? नहीं, वही मैं कहूँगा कि हमारे ये जो जयेश मुकेश जो 2-3 लोग हैं जी, जो इधर के भी ट्रस्टी हैं उधर के भी ट्रस्टी हैं, उनके बड़ी पैठ है पॉलिटिक्स में। क्योंकि पिछले 35 वर्ष से वो पुलिस को, पॉलिटिशियंस को अपना जो भी देना होता है उसको काम निकलवाने के लिए देते रहे हैं। आप बड़े सुंदर शब्दों का चयन कर रहे हैं। हाँ, सुन लो। तो वो जैसे एक जो उनका व्हीलर डीलर है, मैंने उसको कहा था कि 2000 में भी कहा था कि ये बहुत नुकसान कर रहे हैं कम्युन का, आप इन्हीं के सहयोगी बने हुए हैं, इनके काम पॉलिटिशियन से करवा के देते हैं। आपके मित्र हैं सारे पॉलिटिशियन, उनको बताते क्यों नहीं कि ये गड़बड़ कर रहे हैं? बिल्कुल। कहते कीर्ति, यू नो आई कैन नॉट डू इट बिकॉज जयेश इज माई लाइफ लाइन। मुझे पैसे मिलते हैं। लाइफ लाइन का मतलब क्या? एग्जैक्टली, लाइफ लाइन इज हाँ, ऑब्वियसली। मान लो अगर आगे वो 10 करोड़ पहुंचाएंगे तो 1 करोड़ तो ये भी कमाएगा ना बीच में, वो भी उधर भी डील करके आएगा, इधर भी डील करके आएगा। तो जब लाइफ लाइन वाले भारत में लोग बने हुए हैं तो पॉलिटिशियंस को तो पैसा चाहिए, उनके पैसे को भी विदेश ट्रांसफ़र करना हो तो अंग्रेज मिल जाते हैं। तो ये पैसे का लेन देन बहुत वो है, और हम बिना प्रूफ के किसी का नाम भी नहीं ले सकते। नहीं, वो ठीक है, हम नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ। लेकिन जब धुआं है तो कहीं आग है। हाँ बिल्कुल है। और वो ओबेराय होटल में बैठ के डीट होते थे, आश्रम में होते थे, हमें पता भी लगता है कि ये आदमी मिलने आ रहा है, ये आदमी करने जा रहा है, किसी न किसी से खबर मिल ही जाती है ना। ओबेराय में बैठ के करेंगे तो कौन वेटर बताएगा हमें कि कौन आया था? तो क्या वर्तमान का लीगल स्टेटस उस लैंड का हम माने कि वो बजाज जी के नाम ट्रांसफ़र हो गया है? नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 2 साल से उसको अटकाया हुआ है, और हम जितनी फोर्स हमारे पास है, मतलब संख्या की है या जो भी है, और हुए हैं कि हम बेचने नहीं देंगे और ये नहीं होगा। अगर 3 करोड़ का घाटा पड़ा था जिसके कारण तुमने बहाना दिया है कि तुम्हें पैसे कम पड़ रहे थे और मांगना नहीं चाहते किसी से, तो उस वक्त सारा कुछ डोनेशन से आया हुआ है। रोल्स रॉयस डोनेशन से आई हुई थी। 3 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है। ये तो तुम्हारी दुष्ट बुद्धि का ही मतलब वो सूचक है कि तुमने इसको बेच के चले जाना है, क्योंकि तुमने सारी रॉयल्टी तो पहले ही अपने नाम ट्रांसफर कर ली विदेश में। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने विदेश में बनाकर
तुमने सारी ओशो की जो बौद्धिक संपदा का करोड़ों करोड़ों डॉलर का धन है वो वहां रख लिया है। आप यहाँ वहां बैठे हुए आप धन ले लेते हैं और कम्यून में कोई कमरा यूज करता है आजीवन के लिए, उसके लिए आपसे 3 करोड़ वहीं ले लेते हैं, बैंक अकाउंट विदेश में, हांगकांग, सिंगापुर वगैरह। हाँ, तो अब हम जब ये सरकार को बताते हैं, पता नहीं या जब ईडी, हाँ ईडी को बताते हैं तो सब कहते हैं सब ठीक चल रहा है। नहीं, अब मोदी सरकार में तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और मोदी सरकार जो काम कर रही है, मैं एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, देश में काफी व्यवस्थाएं अब ट्रांसपेरेंट है। आपने इस विषय में कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ईडी, सीबीआई वगैरह को कुछ कहा? हाँ, मैं एक उसको एक तरह से जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है या उसका जो ओशो के जीवन दर्शन से जुड़ा पक्ष है, मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, 16 फरवरी को ही लिखा है। और कुछ रिस्पांस प्रधानमंत्री? वहाँ स्टैंप तो मैंने देखी, अब रिस्पांस की इंतजार है, पर मैंने वो प्रेस को पहले ही दे दिया है कि उनको मैंने कहा है कि ये भारत की धरोहर है, इससे पार्लियामेंट इसका संज्ञान ले और इसके सुरक्षित करे। ये मैं बार बार कहता रहा हूँ और पेपरों ने छापा भी उस बात को। अब ये जो लोग सरकार के नीचे या कहीं जुड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने ही पैसे ले लिए हों तो सेटिंग है, तो आपकी बात कहाँ सुनेंगे? वो कहेंगे ठीक है। क्योंकि ये भारत की एक धरोहर है और भारत की विरासत है ओशो, और ओशो का जो सृजन है वो भी भारत के ही लोगों का मालिकाना हक है। मैं आपके माध्यम से सारे साधु समाज से, सारे जागृत प्रबुद्ध लोगों से, इस देश की इंटेलिजेंसिया से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो थोड़े खड़े हो जाएं और देखें कि इस धरोहर को बचा लें। हाँ, इस धरोहर, ये सांस्कृतिक धरोहर है, इस सांस्कृतिक धरोहर हमारे आंतरिक कुछ हो सकते हैं, मतभेद हो, लेकिन बचा लें। और अगर उनको 3 या 10 करोड़ उनको चाहिए जो कब्जा बना के बैठे और बेच रहे हैं, दे देंगे, पैसे की कोई बात नहीं। अगर उनका प्रलोभन पैसे में इन्वेस्टमेंट है, पर मुझे नहीं लगता कि पैसे का है, उनको सारी जमीन बेचनी है। अभी ये तो पहला एक वो है कि ये काम हो गया तो अगला बुद्धा हाल वाली जमीन बेचनी होगी। बुद्धा हाल पर तो वो बॉलीवुड के गाने ही चल रहे होते हैं उनके, तो वो क्या रखेंगे। स्वामी जी, जिस महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र के ऊना में, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज हों, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक हों, तो ऐसी चैतन्य भूमि पर महाराष्ट्र के ये जब कार्य होता हो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर, मेयर वगैरह से भी आपको याचना करनी चाहिए। बिल्कुल, हम सबसे मिले भी हैं और उन्होंने आपने हाँ देखेंगे तो सबने कहा है। हम देवेंद्र फडणवीस जी से मिले हैं, हम शिंदे जी से मिले हैं, हम सभी से मिले। हमारे लोग गए हैं, अपना कागज लेके गए, दिखाने गए हैं। तो अब उनके डिपार्टमेंट कब एक्शन लेंगे? अब ये है कि जब सामने कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, सामने कोई दूसरी पैसे वाली पार्टी होती, तो उनकी तो सुनवाई होती है, इन गरीब लोगों की तो होती नहीं। नहीं, बिल्कुल। स्वामी जी, ओशो के जो मंत्र है, हसीबो खेलोबो दरीबो ध्यानम, ध्यान के विषय में ओशो की विधियाँ, ध्यान के विषय में ओशो ने बहुत कार्य किया। ध्यान के अलावा आप वलसाड़ पहली बार आए थे भक्ति संगीत करते हुए, कीर्तन करते हुए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपका कोई प्रिय गीत होगा, भजन होगा जो आज भी आप गुनगुनाते होंगे अकेले में, वो हमसे शेयर कर सके तो। मैंने जब संन्यास में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर बाहर निकला, बॉम्बे में वुडलैंड अपार्टमेंट में ओशो रहते थे, जब वहाँ से मैं बाहर आया तो पूरा बम्बई नाच रहा था, क्योंकि वो गणेश मूर्ति के विसर्जन का दिन था। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। और मैं भी उनके साथ नाचने लग गया, क्योंकि मुझे अनंत श्री ओशो मिले थे। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने संन्यास दीक्षा ली और पूरा बम्बई नाच रहा है बाहर के। और मुझे नाम मिला था कीर्ति, और कीर्ति की रूट भी कीर्तन से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो और उन्होंने कीर्तन मंडली में ही भेजा, और फिर वही कीर्तन मंडली दूसरे दिन वलसाड़ भी आ गई। कीर्तन का अपना ओशो ने इसका बहुत सुंदर उपयोग किया, माध्यम अपन बनाया है कीर्तन को। क्योंकि बम्बई में उनके प्रवचन होते थे तो ताओ पर, महावीर वाणी पर, तो लोग एक बौद्धिकता से भर जाते थे। ओशो विज्ञान की बात करेंगे, मनोविज्ञान की बात करेंगे,
सारा कुछ बौद्धिक हो जाता था सुनते सुनते, और वो प्रश्न भी बौद्धिक आएंगे। तो अंत में लोगों को रिलैक्स करने के लिए ओशो कहते हैं अब 5 मिनट रुकें, कीर्तन करके जाएं। ये कीर्तन उनकी डिवाइस थी। थोड़ा और भी इसके संदर्भ में जुड़ा हुआ कि जब हम कीर्तन मंडली में गए तो हमारे ग्रुप लीडर थे स्वामी चैतन्य भारती, जो मैसूर में रहते हैं। तो वो कीर्तन मंडली के मुखिया थे। तो एक बार हम दोनों मिले ओशो से, चैतन्य भारती चैतन्य कीर्ति दोनों मिले जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों राजस्थान जाइए, दोनों ही कीर्तन मंडली में तो 15 लोग हुआ करते थे, तो आप 2 जाएंगे तो आप एक ही शहर में 15-15 दिन रुक सकते हैं। 2 व्यक्ति किसी भी सेंटर में भारी नहीं पड़ते। 15 लोग आ जाएं तो थोड़ा भारी व्यवस्था में पड़ता है। तो 2 व्यक्ति रहेंगे तो आप यू कैन डू डीप वर्क, गहरा काम आप कर सकते हैं। तो चैतन्य भारती तो प्रवचन देते हैं, तो मैं भी उनके साथ बैठा होऊंगा। तो ओशो ने पूछा तुम कीर्तन मंडली में क्या करते? तो मैंने कहा मैं खंजड़ी बजाता हूँ और साथ में गाने में सहयोग देता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा करना कि जब चैतन्य भारती प्रवचन दें और प्रवचन दिन लंबा जा रहा हो तो बीच में चोटी मारना आधे घंटे बाद कि चलो अब हम कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये हंसते हंसते कहा कि इनको चोटी मारना और तुम फिर शुरू हो जाना कीर्तन मिलके। तो हम फिर उसके बाद तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं ये सूत्र बता देना चाहता हूँ कि ओशो ने स्वयं कीर्तन पर क्या जोर दिया, और मुझे साथ में ये भी कहा कि संत तुकाराम भी यही करते थे। उन्होंने ये बोला, अभंगों से उनका जीवन। हाँ, आखिरी वाक्य, और वो उस एरिया के हैं तुकाराम जी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, यही करेंगे। सब लोग गाते थे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, या वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह, नमो अरिहंताणम नमो नमो, नमो सिद्धाणम नमो नमो। ये सब हम कीर्तन करते थे, सभी धर्मों के कीर्तन करते थे। मैं एक शिव का करता था बीच में जी। उसमें थोड़ा लंबा है वो। नहीं बिल्कुल आप नहीं, लंबा इन द सेंस के वो जैसे गोविंद बोलो गोपाल बोलो तो बहुत 2 ही शब्द आते हैं ना, वो थोड़ी लाइन लंबी जाती है। और फिर मैं उसको बाद में उसको हम पिकअप करते थे जी। जय शिव शंकर नमो विशंकर, शिव शंकर शंकर शंभो। तो ये जो कीर्तन है इसी को धीरे धीरे मैं उसकी गति बढ़ाता था, फिर सारे जुड़ जाते थे उसमें। मैं आत्मा निवेदन करूं स्वामी जी, 2 मिनट अगर हम इस इंटरव्यू से बाहर निकलते उस कीर्तन का आनंद ले पाएं तो आपकी वाणी से वो कीर्तन हो। जय शिव शंकर नमो विशंकर, शिव शंकर शंकर शंभो, शिव शंकर शंकर शंभो, शिव शंकर शंकर शंभो। जय शिव शंकर नमो विशंकर, शिव शंकर शंकर शंभो, शिव शंकर शंकर शंभो, शिव शंकर शंकर शंभो। मतलब जब ग्रुप होता है उसका आनंद तो फिर तो साथ दाल मजेरा बज जो रहा है, सब ढोल अगर बजेंगे। हाँ, तो कीर्तन भजन ये तो है, सदगुरु की चेतना, सदगुरु के शब्द। लेकिन वर्तमान की आप हैरान होंगे कि उन्होंने जिन सूत्र पर बोलते हुए, जो कि जिन में कोई कीर्तन नहीं आता, तो उन पर भी कीर्तन का महत्व उन प्रवचनों में बताया है ओशो ने, जिन सूत्र पर बोलते हैं। और महावीर वाणी जो बॉम्बे में बोल रहे थे उसके अंत में कीर्तन कराते थे। तो स्टेज पर हम सब उनके साथ ही बैठे होते थे। प्रवचन 1.5 घंटे का पूरा हुआ और फिर कीर्तन शुरू। माँ तरु की बड़ी बुलंद आवाज़ थी, स्वामी चैतन्य भारती और सारा ग्रुप मिलके एक अलग ही दुनिया में ले चलते थे। तो ओशो एक बौद्धिकता का भारीपन जो कि इस मनुष्यता की बीमारी बन गया है उसको लिए इसलिए उन्होंने कहा कि हंसते खेलते ध्यान करो, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। जब आप कोई
चीज़ को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं कि मैं तो बड़ा होली आदमी हूँ, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ, लोग क्या सोचेंगे। तो एक गंभीरता को आध्यात्मिकता का रूप दे दिया गया, वो बीमारी बन गई है। तो ओशो कहते हैं सीरियसनेस इज डिसईज, डिसीज कहने के बजाय सीरियसनेस इज डिसईज। आप वापस ईज में आ जाओ ना, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन मुद्दा तो स्वामी जी ईज होने वाला नहीं है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, भगवान आपकी आयुष्य 100 वर्ष की इस शरीर की रखे। आप मानते हैं कि इस धरती पे हम नहीं रहे, आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर को, इस संस्कृति को, इस विरासत को कैसे संजो कर रखें? क्योंकि जो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं वो तो उसके खिलाफ है। परिस्थितियां खिलाफ होती रही हैं, फिर भी बुद्ध पुरुषों ने, महान पुरुषों ने कीर्तन का उपयोग किया है। तिलक की बात कर रहे थे जी, उन्होंने वापस गणेश उत्सव लाए, वो बिल्कुल, और क्रांति ला दी। उसी से आज़ादी का बिगुल बन गया। हाँ, स्वतंत्रता हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे। तो वो इस प्रकार से हमने भी ओशो सन्यासियों ने इसका उपयोग करना है, और ऐसे करना है कि आई कॉल इट प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन। जब प्रभात फेरी निकालते हैं, जब हम संदेश देना चाहते हैं, जब ओशो का हम प्रचार कर रहे थे तो सारे बाज़ारों में हम कीर्तन करते निकलते थे। फिर और कीर्तन जब क्लाइमैक्स पर आ जाता था तो फिर हम थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हो जाते थे और फिर हम ओशो की बात कह देते। स्वामी जी, इन दिस वे व्हाट यू जस्ट नाउ सेड, इट इज अ प्रोटेस्ट celebration. But you know, throughout world on this planet Earth, number of Osho lovers are there. They want to know in their own language, like English is the medium. Okay. I will request you this, specifically your statement will be international. So what's the present situation in Osho commune, and what the Osho lovers around world they can do, contribute and participate? Osho sannyasis are rebellious spirits, as our master is, because they are representing him. So each time any injustice that was inflicted upon us in USA or anywhere, we had our protest celebration. Sometimes it was in silence, that you give to the authorities a rose flower and go and sing and song. And this is a proof. Whether when Osho was arrested, we opposed this arrest in front of embassies of USA, everywhere, all over the world. But this was never a violent protest. It was celebrative protest. Osho's way is to touch the heart. Let it be heart-to-heart communion through celebration. Do not be violent. Never be violent, because violence would lead to more violence. But then what about the violence which happened, just last week in commune? Police lathi charged. Still, I think love and non-violence and compassion have more power, though it looks very soft. They are still long-lasting. Touch the heart of the humans in whatever way you can. Do you think by this method you will be able to touch the European hearts? I don't think, but I feel it. Your feeling is not solution to the problem what we are facing right now. Well, that problem is also being dealt in the courts constitutionally, but in pradarshan, in protest, I would use this armor, this method, going to the protest, come in large number, and that would have an impact. And do kirtan, do your singing and protest. Swamiji, sorry to interrupt you. Do you think by kirtans this problem will be solved, or by literally participating the way giving writ petitions to the courts, emails to prime ministers, home ministers, concerned authorities, chief ministers? Actually, both things are complementary to each other. They are not divided. Inform the authorities in the most effective way possible. Go to the court with all the logic, and I think the enlightened intelligentsia would immediately get it. Do not use any method that is violent. It is not needed. We are going for something everlasting. We are not going for quick results. That you do your
halla bolo kind of thing today, and Rowdy things are kind of. it is something that, and do it with the flavor of sannyas, do it with the flavor of stirring the human strings in the heart. But when you say Osho belongs to Sanskritik Bharat, cultural Bharat, why don't you go to the United Nations and ask for, the Samadhi should be declared as a universal heritage? Why India? First, it has to be declared by Government of India. India has to take the lead. Only then you are recognized worldwide. It's not coming indirectly from UNO to India, but 100 countries, people comes to Pune. 100 countries is not a very small number. Yeah, the trouble is this, that except Indians, no other countries values this so much as India does. Like the significance of Samadhi, the significance of Bodh Gaya, significance of Ram Mandir, significance of all these spiritual things. In their superiority complex of winning the world and ruling the world, they would say, these are meaningless things. Just recently, what happened that when they had brought down the Buddha Hall, where Osho was on the podium all the time giving energy and celebration to sannyasis, that was desecrated, that was demolished. And it happened from this discourse, from this podium, Osho had given the message to the whole humanity. And just the other day, police was doing lathi charge standing on the same podium. And you are doing kirtan? We were doing kirtan, and just to catch hold of one person, they brought the whole police force with the iron rods, iron sticks. And the visuals, if you see, the soul of India would be crying. It's disturbing. Yeah, these armless people, harmless people. Indian police is barbarous towards Indians under the guidance from the West. You are using word guidance. All corrupted means. They are all corrupted. I mean, Indian police, I could not imagine. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Yes. And Western influenced Indian police is beating Indians. But there's a problem right now happening in Maharashtra, especially Pune. So would you like to say about the... Yeah, all these visuals should go to the Parliament of India, to Prime Minister of India, and they can see it that their people are being crushed that way. And don't you think this will create impact? Then they are also Indians. They are not also humans. And this is what my I think 567 parliamentarians in Lok Sabha and more than 270 in Rajya Sabha. I think huge number of the parliamentarians are really admirers of Osho. Have you approached to any MP, MLA or kind of thing? Now, after this interview, I would be personally presenting many things to many people because this has happened recently. Okay. And also on Monday, High Court judgment would be in some Mala case also. Okay. So there is a contempt of court. Yesterday, I think we were talking it is a about contempt of court. I can show the visuals to TV channels also. They can use it the way it has Indian protest celebration has been crushed as effectively as possible. And I will certainly meet the right-minded people to take a right approach, but it is not going to be violence versus violence. Why you are not getting support from Indian sadhus, Indian saints, Indian akhadas? Through this channel, I am asking support as I am talking to Vivekananda Center friends. There are Vivekananda friends all over India, and there are other sadhus also, Hare Krishna, all kinds of people. This is my request to all. Because if this can happen to Osho, it can happen to anywhere in India. Yeah. Because in other organizations also, yeah, foreigners are very much active. But grabbing the land, selling the samadhi just for the money purpose, it's unethical. But still, Swamiji, I would like to ask, what will be your message to international youth, international Osho lovers who are full of energy, full of vigor? How they can contribute constructively apart from kirtan? Well, this is a digital world and everything digitally reaches to people instantly
Right. You do something here and the farthest corner of the earth, message is given. And Indians are having a key role in all these digital Social media and all revolutions. these things. Everywhere, whether it's Google, Microsoft, this or that. And I would request these Indians sitting anywhere in the world that now you use this digital revolution Platforms and in all the most constructive way to stir up the intelligentsia of the world and make Osho available and his vision available, and also removing the obstructions that are coming on the way. Just one gentleman came from America, engineer student, and he was so disturbed in Pune that what is happening to us. He even did not take sannyas initiation or anything. We did not know who he is, what is going on. But he could not tolerate that, what police was doing to us. So instead of, he did not know how to support us, but he was just being Pushed and bit back. pushed, and in return he was pushing. So it became a kind of altercation. And see, the whole thing got diverted to other dimension. Yes. So what I want is, instead of standing for tit for tat, standing for violence to violence, use the digital medium worldwide to let the message go. And Save the Osho, Samadhi as and save the Osho himself said that I would use all the channels. That's why he got everything recorded, audios, videos, visuals, and we are sitting on 10,000 hours of his recorded videos. Oh, great. 10,000. And these were not being allowed to be telecast by OIF, Osho International Foundation, Zurich. And that is the biggest crime done by this Zurich-based OIF, because you have not seen Osho for last 35 years on Indian television. All Tom, Dick and Harry and small Mahatmas are giving discourses on TV, but Osho is missing. And it is because their copyright, trademark and monopolization of Osho. And minting money, sitting abroad. This has to change, and Parliament should claim it for India back. It's Indian and heritage, Indian. Yeah, Yes, and it's from India, it should be telecast all over the world. Because it is from India where Osho gave discourses in India, and on all the mystics of India. Yes. Buddha, Krishna, everybody, Kabir, Nanak, Dadu, Farid, you name it, Jalaluddin Rumi, all. Even Greek philosophers, Pythagoras and so many others. We consider as like intelligent people, who are admirers of Osho, that he is incarnation in that way. Yeah. And when he was in body frame, Yeah. I think Swamiji, you were showing me one quote of Osho Rajneesh at that time. Greatly he said in Hindi, I would like to request you that while he was in body, he was facing this problem. Now he is not there in body, and still he is not getting his due respect in that way. I would read out Yeah, please. Yeah, that in Hindi and immediately translate what Osho means by that. There was one Osho disciple, Harshida, who asked Bhagwan, please, what is your dream of India? Bharat ka swapna. Can you talk about your dream India of your dreams? And he said, अगर यूरोप के सारे देशों की पार्लियामेंट मेरे खिलाफ ये कानून बना सकती है कि मैं उनके देश में प्रवेश नहीं कर सकता, तो निश्चित ही साजिश अंतर्राष्ट्रीय है. There was a kind of international conspiracy about Osho, who traveled in 22 countries and did not find any place to make his ashram or commune. Then he says, इसके पीछे धर्म गुरुओं का हाथ है, राजनेताओं का हाथ है, धनपतियों का हाथ है. Those people who don't want me to establish my ashram anywhere, religious leaders, politicians and industrialists and money makers, because they have power. लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि झूठ के पास कितनी ही ताकत हो, सत्य के समक्ष झूठ नपुंसक है.
वे सारी साजिशें बेकार जाएंगी. He is saying that All these conspiracies. all these conspiracies will fall down to bite the dust because the lies don't have power. Lies are this impotent in front of the power of truth. Satya. And then he says, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो सच है और जो मैं कर रहा हूँ अगर वो अस्तित्व के अनुकूल है, जो मैं बोल रहा हूँ वह सनातन धर्म है, तो सारे षड्यंत्र सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाएंगी, उनकी कोई कीमत नहीं. If what I am saying has any iota of truth, any portion of truth in it, and what I am saying is in tune with the existence, whatever I am speaking is also the eternal dharma. Sanatan Dharma. Yeah, Sanatan Dharma. So all these conspiracies, all these absurdities bite the dust because they have no value. And certainly there was conspiracy against Osho by Christian countries. In 22 countries he went, and they are known as democracies. Right. But they are not allowing him to speak. What kind of democracy is that? And Osho showed them the mirror. Look at your democracy. Even after you poisoned Jesus, you crucified Jesus, you poisoned Socrates, you have not learnt anything. You have not grown up to be a democracy. It's all facade. ये सब दिखावा है. It is all show business. Superficial. Superficial. It's not real. Yeah, not real. So this is the purpose. He traveled around in 22 countries to expose them, see that what you call your democracy, you are not allowing just one innocent person and his people to sit somewhere and talk. And talk with that freedom that is our constitutional right all over the world in democracy. Exactly. And you claim to be democratic. Is hypocrisy. Hypocrisy. This is what he did, and this is what we have to do in India also. When Osho returned, Indian government suddenly awoke that they are also, because Amrita Pritam brought to their notice in parliament that Osho's freedom of speech is being crushed, and then Indian government had to say, sorry, we will not crush his freedom. His freedom would always be intact. So India woke up to his vision, but the West still has condemned him, conspired against him, and now in a very subtle way exploiting his... Even now they are doing that. Yeah. It continues because the mind is corrupt. Swamiji, in this statement, when you are reading in Hindi, Osho clearly says Sanatan Dharma, जो eternal truth है. Sanatan Dharma की बात आई है. तो Sanatan Dharma means it is quite, from the statement it is clear that he is not anywhere against Sanatan Dharma, its a heritage or parampara or whatever. Yes, he says in his book, India My Love, I am simply one connection in between the whole chain of what has been happening in the heritage of Buddhas. I belong to that. And you just now mentioned the name of parliamentarian Amrita Pritam ji, who raised this question in Rajya Sabha. Yeah. So we give all due credit to all enlightened parliamentarians at that time. Do you think now parliamentarians are not that much active or supportive or aware of these things? Yeah, many parliamentarians spend too much time bickering on petty subjects. What the local MP over there in Pune is doing? Local MP Pune we have not reached, but one MP I know from Jabalpur, who is also Rajya Sabha member, Vivek Tankha. Ji. And he has been also spending money to Osho's birthday in Jabalpur to make Jabalpur popular. 2 crore rupees he got from the Madhya Pradesh government to... but when government so I would say, he's also... he used to be a kind of attorney for government of India. Government को represent करते हैं, kind of legally हुआ. But when government can spend 2 crore in Jabalpur for merely 3 crores due to Corona episode, 3 crores is a very small amount. For that they are selling commune or restricting and
damaging That's the what I samadhi. told them. The 3 crores, we could give you 30 crores if it was real. Show us the transparent report where you spent it. We would bring any amount of money and What let the precisely, we will repeat the English, what precisely about the samadhi and all these things they are claiming? First, they don't want to call it samadhi Okay. because they want to sell the place so that if they say samadhi is there, no buyer will come. It's true. Because it will hurt the religious feelings of Indian devotees. Yeah. So they stopped saying after 2010, they stopped saying there is any samadhi here, Of Osho. Osho. But the fact is there is Osho Samadhi, and which has been recognized by high courts of India. True. And they said the samadhi should be preserved, and even the protesting people should be allowed. Nobody is banned to visit the samadhi. 5 more samadhis you also mentioned. Yeah, it's Osho's father, Osho's mother, Ma Anand Sita, Swami Anand Maitre, and German Prince Swami Vimal Kirti. 5 samadhis are more there. So these need to be preserved as guided by, as declared by Honorable High Court itself that they should be preserved and anybody can visit. But the obstruction they create in Pune is that you cannot come with the mala on and you cannot visit everywhere, only we go to Osho Samadhi. They simply don't want to see so many Indian people coming. But the way you were saying that, the all charity commissioner and all this process happened through all farziwadas, malafide intentions. Have you met personally to Bajaj who's buying the land of Osho Samadhi? We have requested indirectly, tweeted to him, many people. I personally sent a letter also, which was never answered, because buyers don't answer the letter because they want to buy it. They want to buy Samadhi? Not Samadhi, but Samadhi, close to Samadhi. He doesn't know everything. He is living, he's just an immediate neighbor. Just he knows it, but in a way, he would say that I'm not buying the Samadhi area, I'm buying something close to But it. the nuisance will come close to that because if you say there is a Samadhi in Rajghat and the adjoining area is also Samadhi, Yeah. there's when Exactly. thousands The of periphery people, is Samadhi. periphery is also Samadhi. Samadhi. ये समाधि स्थल है. This is Samadhi स्थल. जहाँ Chuang Tzu, where Osho was giving discourses in Chuang Tzu, this is also important. Yes. He gave celebrations, energy darshans to Osho disciples. So everything is divine. Everything is kind of charged with his presence. पत्ता पत्ता वहाँ बूटा बूटा सब ओशो की ऊर्जा से आप्लावित है, भरा हुआ है. अब उसको तुम कहो इसको टुकड़ों में बांट दो तो ये नहीं हो सकता है. International Osho lovers, I think what they can contribute, I think, Swamiji, writing for the small things, from our country, people are writing letters for stupid things to the United Nations and General Secretary and all these things. Why Osho lovers throughout world, they can also contribute And like this. also Yes. there are Indian people all over the world. Yes. And Diaspora. I give you the example that most of the centers in the West also being run by Indians. Because other people seem to have lost that kind of spirit or whatever. So Indians are actually devoted and spending time with creating Osho centers. Most of the activities related with meditation, these are the Indians who are doing in the West also. Western people, what they are doing is mostly selling therapy, because therapy gives them money. They are only interested in money, not in Dhyan, meditation does not give them money, but therapy is the most expensive thing, and they spend their whole life visiting the therapist, whole life. Meditation gives you solution instantly. Right. But therapy takes whole life. You keep analyzing, you keep doing your mind games and all that. It will take your whole life to come to solution. But when you meditate, you get instant insight and solution there and then. And Osho's techniques are jet speed meditation techniques. Exactly. So it's really nice to hear from you, Swamiji. We are very grateful. And I hope, people around the world will get inspired with your words and they will get some direction. Still, in nutshell, if you want to say throughout world, to India. First, I would say, beloved friends in India, please wake up. You have
lot to say, and your role earlier you have been known as Jagat Guru, and Guru simply means one who dispels your darkness. Gu is darkness, Ru is dispeller. You have played that role and you have forgotten what you have been given by these enlightened masters, and the latest enlightened master was Osho, who gave so much to you, revived all the streams of mysticism, mystics of India, avatars of India, rishis of India, sages, saints, everybody. And now you are equipped with the treasure of this country, the Sanatan Dharma of this country has been revived, has come to light again. Take this and spread it around the world and make sure that nobody claims any monopoly on it, any trademark, etc. It is something to be shared, not to be sold, but something to be shared. When you share, sharing makes it easy to reach to people. When you start selling, then you are just a shopkeeper or trader. We don't want traders or shopkeepers, we want temples of this consciousness opening everywhere around the world. Yoga has to be shared, meditation has to be shared, tantra has to be shared. Whatever in any form spirituality, you love it, you share it. Because you will benefit it, and you would be the real representative of enlightened mystics. And we want so many enlightened mystics again doing this work all over the world to balance between the forces of destruction and forces of creativity and forces of celebration. Osho says, wherever I have just one sannyasin, he can change the climate of whole city, whole village. And this is what he is expecting from all of us. Swamiji, you are guest of Swami Vivekananda Sanskar Kendra Valsad here, and especially on the bank of Auranga River. You are honored with a Vivek Ratna, and with your, blessings and all these things, the new Osho Center in Valsad, what you भूमि पूजन जिनका आपने किया, ओशो योग विवेक आश्रम वलसाड़, एंड यू आर ऑनर्ड विद द ओशो का ये केंद्र. सो वलसाड़ के इस केंद्र पर जब ओशो वलसाड़ आए, आप भी भक्ति संगीत में आए थे, तो ओशो वलसाड़ सेंटर के लिए, ओशो के इस चेतना को, ओशो योग विवेक आश्रम के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वलसाड़ के इस केंद्र को लाने के लिए आप रहे हैं यहाँ पर, अपनी ऊर्जा स्थापित की है आपने यहाँ पर. बीजारोपण तो बार बार हुआ है यहाँ पर, जो आदिकाल से भी राम के ज़माने से, भगवान राम के ज़माने से भी यहाँ लोग आते रहे, उनके चरण पड़े हैं और ओशो के चरण पड़े हैं और रहस्यदर्शियों के चरण पड़े हैं. अब ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं फिर इस जगह के, इस बहती नदी के किनारे पर मैं आया हूँ और ये एक नया केंद्र खुला है. ओशो कहते हैं, देखना बीज कहीं बीज न रह जाए, उसे नरिश करना, उसे पोषण देना, और पोषण देने का एक ही ढंग है कि तुम वहाँ एकत्रित होना, वहाँ ध्यान करना और ध्यान को बांटना. तब कोई भी सेंटर तुम्हारी उपस्थिति से पुष्पित पल्लवित होता है, कहीं दूर रहने से नहीं होता. आप वहाँ बैठकर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, भजन कीर्तन भक्ति भाव करेंगे, तो ही उस जगह ऐसे कमल खिलेंगे जो कि पूरी दुनिया को सुवासित कर सकते हैं. स्वामी जी, आप जो अपनी स्मृतियाँ, वलसाड़ से जुड़ी हुई स्मृतियाँ भी हैं, और आज आप यहाँ उपस्थित हैं, पिछले 2-1 दिन से आप इसी आश्रम में निवास भी कर रहे हैं, इन स्मृतियों को कैसे आप भीतर फील करते हैं? वलसाड़ के विषय में मतलब मैं प्रोसाइसली पूछूंगा. मैं तो एक प्रकार से, क्योंकि इतनी लंबी अवधि के बाद आया, तो ऑलमोस्ट भूलने को था. ये श्रेय आपको जाता है कि आपने हमें बुलाया और मेरी उन स्मृतियों को उकेरा, उनको सतह पर ले आए वापस, नहीं तो कहीं दबी पड़ी थी.
तो ऐसे ही अनेक मित्रों की स्मृतियां होंगी और सभी को आप स्मरण दिलाएंगे। और मैं अब इस चैनल के माध्यम से स्मरण दिला रहा हूं कि जहां जहां आप लोगों ने बीज बोए हैं, जहां जहां आपको उन हवाओं में जीने का मौका मिला है, जहां ध्यान के लिए सहयोगी हवाएं होती हैं, आप वापस वहाँ जाएं, वापस यहाँ आएं और इस जगह को पल्लवित करें, इस जगह को पुष्पित करें, पोषित करें। आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद इस भूमि पर सदैव बना रहे और ऐसी ही प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपको नमन, अहोभाव, ओशो।